हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। आइए दोस्तों, आज पेपर 2 का सेक्शन सी के बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो सेक्शन बी आपका, इसके अंदर कुल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 3 मार्क्स का होता है। इसका मतलब कि ये जो सेक्शन सी है आपका, टोटल कुल 18 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। इसके लिए देखिए करते क्या है, जो इक्वेशन हमको दिया गया है उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को लिखा 2x + 3y = 11. This is the equation number 1 and second equation is 2x - 4y = -24. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और एक और इक्वेशन दिया है हमको y = mx + c और 3, y = mx + 3 दिया है। इसी y = mx + c में से हमको m की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आइए चलिए हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वहाँ से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा 2x + 3y, मैं लिख देता हूँ नीचे, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। देखिए यहाँ पर इन दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नीचे के साइन सब क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसा रूल आपको कुछ पता होगा। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ +4 और 4y एंड 3y मिल के हो जाएगा 7y = इसको हम प्लस करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, बराबर 7 5 या 35, ये कैंसिल आउट, y = 5। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में। हम क्या करेंगे, पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x + 3y = 11। अब जहाँ पर y है वहीं पे हमको 5 पुटअप करना है। तो 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 5 3 = 15 = 11। ये हो गया 2x = 11। 15 को इधर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा -15। थोड़ा इधर कर देता हूँ, हो जाएगा 2x = देखिए -15, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आएगा यहाँ पे -4 और 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 × 2 = 4, x की वैल्यू हो गई -2। x की वैल्यू हमको मिल गई -2 और यहाँ से y की वैल्यू +5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ लिख देंगे, वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन y = mx + c, c मैं बोल रहा हूँ बार बार, 3। तो हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो जहाँ पर y वहाँ पे 5 रख देंगे, = m × x की वैल्यू कितनी है, -2 है, +3। ये हो गया, 3 को इधर ला देंगे तो 5 - 3 = -2m हो गया, 2m हो गया। 5 और -3 हमारा बचेगा यहाँ पे 2 = -2m और 2 × 1 = 2, m = -1 आ गया। ये आपका आंसर रेडी हो गया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 39 है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन 3x + 5y = 21 एंड 2x - 3y = 14। तो मैं बता रहा हूँ करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिए गए हैं 3x + 5y = 21, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 14। इसमें करना क्या है, इसमें हमको करना है यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन दिया है, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, चाहे आप इक्वेशन 1 लीजिए चाहे आप इक्वेशन 2 लीजिए, किसी एक इक्वेशन को लिया जाता है, वहाँ से x या y जो आपको सूटेबल लगे उसकी वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेनी पड़ती है। तो चलिए मैं पहले फाइंड करके दिखा देता हूँ। हम लिख देंगे टेकिंग इक्वेशन 2, ऐसा कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसा भी कर सकते हैं, टेकिंग इक्वेशन 2
अब 2 इक्वेशन हम यहाँ पे राइट करेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 14। 2x इज इक्वल टू 3y को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 3y हो जाएगा एंड प्लस 14 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3y प्लस 14 अपॉन 2। अब देखिए ये जो x की वैल्यू y के टर्म्स में आई है, किसके टर्म में आई है? y के टर्म में आई है। किससे? सेकेंड इक्वेशन से। अब इसको उठा के हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 1 हमारा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। जहाँ पर x है वहीं पर 3y प्लस 14 अपॉन 2 को रखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3y प्लस 14 अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 21। अब आइए नीचे चलते हैं, हम करेंगे क्या, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9y प्लस 14 3 जा 42 अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 21। अब आगे देखिए क्या करेंगे, हम इस 2 को यहाँ हटा के राइट साइड ले जाएंगे तो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 9y प्लस 42 इज प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 होगा तो 2 5 जा 10y इज इक्वल टू, इधर आएगा तो 21 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 10y एंड 9y को प्लस करेंगे तो 19y इज इक्वल टू 21, ये उधर जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 22, 21 2 जा 22 सॉरी 42 सॉरी 21 2 जा 42, ये आएगा तो माइनस 42 होगा, तो 19y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाई 19, या यूँ कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब इस वैल्यू को उठाकर आप फ्री है, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में रखिए, x की वैल्यू आपको मिलेगी। फिर लिखेंगे हम पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 5 y वैल्यू 0 तो 0 इज इक्वल टू 21, 3x इज इक्वल टू 21, क्योंकि ये 5 0 जा 0 होगा और 0 का कोई मतलब नहीं है जोड़ने घटाने पे, तो 3 7 जा 21, x इज इक्वल टू 7। इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0 आ गई। अगर आपको आंसर में लिखना है तो आप ऐसा लिखिए, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फ्रेंड्स नंबर 40 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है कि कितने ऐसे 4 के मल्टीपल हैं जो 10 और 10 और 250 के बीच में पड़ते हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल का मतलब क्या, 10 से लेके 250 के बीच के हम मल्टीपल्स पता करना कितने होंगे। सबसे पहले उसके लिए हमको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, यानी एपी बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर एपी हम बनाते हैं तो एपी हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहला 10 दिया है, दूसरा 250 दिया है, तो 10 जो है 10 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 10 के बाद 12 आता है, 12 डिवाइड, यानी कि फर्स्ट जो हमारा टर्म होगा वो 12 होगा, हाँ, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, डैश डैश डैश, लास्ट में 250 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, इसको 248 लिखा जाए, 248 लिखा जाए तो ये लास्ट नंबर होगा जो 12 और 240 यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हमें कितने टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को निकालना है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स आर n, या ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट n आर द नंबर ऑफ टर्म्स आर n, सही बराबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू हमको मिलेगी 12, d की वैल्यू मिलेगी हमको 16 में से 12 जाएगा तो 4, और यहाँ लास्ट टर्म हमको दिया 248। एक फार्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, इसी से हम कर देते हैं। l कितना है 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, 248, ये 12 इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, माइनस करेंगे तो 8 में से 2 निकलेगा 6, यहाँ 3,
236, इस 4 को लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा इज इक्वल टू n-1। 4 से काट देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 तो 59 इज इक्वल टू n-1, n इज इक्वल टू 59 + 1 और n इज इक्वल टू 60। इसका हम लोग कुल टर्म्स कितने होंगे? 60 होंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। A 3 5 B 2 - 1 एंड C आर द कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट BAC एंड BA इक्वल टू AC। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C। देखिए हम इसको आपको बना के देते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स, अगर ये BAC B'A' C दिया, इसका मतलब क्या? यहाँ पर B होना चाहिए, यहाँ पर A होगा और यहाँ पर C होगा। ये बात आप समझ लीजिए। उसके लिए क्या है? उसके लिए हमको दिया गया है B जो है, B का कोऑर्डिनेट हमको दिया गया है। यहाँ पे है A का, सॉरी पहले हम A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 3 और 5, B का कोऑर्डिनेट है 2 and -7 और C का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो उसको हम x और y मान लेते हैं। सही, ठीक है ना? इसको हम मान लेते हैं कि x y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के ये सब क्या हो गए। अब देखिए इसमें करना क्या, इसको अगर हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, ठीक है, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं और इसको अगर हम x और y मानते हैं तो अभी करना क्या है हमको? देखिए हम करेंगे क्या। आप यहाँ पे, ठीक है ना, मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। मीडियन का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। अब जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2 अपॉन में 2। अब देखिए होगा क्या, x कितना हमने माना है, x हमारा है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x1 + x2 मतलब क्या 2 + x, क्या हो जाएगा 2 + x अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y इज इक्वल टू कितना y है, y इज इक्वल टू कितना है 5 है, y इज इक्वल टू 5 है और y1 + y2 इसका मतलब क्या -7 + y/2। चलिए कर लीजिए, इसको इधर ले आएंगे 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 + x इज इक्वल टू 6 के पास 2 आएगा तो माइनस होगा, x इज इक्वल टू हो गया 4। x की वैल्यू मिल गई हमको। यहाँ से देखिए 2 इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 5 जा 10 इज इक्वल टू -7 + y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और 10 के पास 7 आएगा तो प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 17। इसका मतलब जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हमको 4 और 17 मिल गए। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है दोस्तों 42। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A का कोऑर्डिनेट दिया है -6 10 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया है 3 and -8। तो सबसे पहले हम करते क्या है, एक लाइन आपको बना के समझाने की कोशिश करते हैं। ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, इसी को कट कर रहा है बीच पे, कौन है? ये C है और C जो है, C का जो कोऑर्डिनेट है, C का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए -4 6, A का कोऑर्डिनेट है आपका -6 and 10 और B का कोऑर्डिनेट है हमारा 3 and -8, बराबर 3 and -8। अब कह रहा है कि इसकी रेशियो क्या होगी, तो रेशियो आप जानते हैं कि m1 m और m2 m1 and m2 को फाइंड करना है और वही रेशियो होता है। इसके लिए फार्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू m1 x2 + m2 x1, रेशियो का फॉर्मूला है अपॉन में m1 + m2 एंड y इज इक्वल टू होता है m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। इसमें आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप इसको सॉल्व कर देंगे तो भी आपको m1 अपॉन m2 यानी कि रेशियो मिल जाएगा, या इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी रेशियो मिलेगा। केवल एक को सॉल्व करेंगे तो भी आपको रेशियो वही मिलेगा जो दूसरे को सॉल्व करने पे मिलेगा। इसका मतलब पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, खाली इसको नहीं सॉल्व करता हूँ। देखिए ये x1 मान लीजिए, इसको y1, ये हमारा x2 होगा, ये y2 होगा, इसको हम x और y मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कंसीडर। तो देखिए x कितना है, x हमारा -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 इज इक्वल टू m1 x2, ठीक है ना। तो m1 × x2 कितना है 3 है
प्लस m2 x1 कितना -6 है अपॉन m1 प्लस m2 है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्या कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 और -6m2। अब देखिए m1 को m1 के पास लाइए, -4m1 इसको लाएंगे तो -3m1 होगा इज इक्वल टू -6m2 इस साइड है राइट साइड, और 4m2 को ले जाएंगे तो +4m2 हो जाएगा बराबर। दोनों माइनस है, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो -7m1 हो गया इज इक्वल टू, ये माइनस है प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होता है, अगर साइन अपोजिट है दोनों के तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 6 में से 4 को माइनस करते हैं, चूँकि ये बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस होगा तो -2m2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। देखिए m1 इस m2 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो अपॉन में हो जाएगा, ये राइट साइड ये है तो राइट साइड रहने दीजिए, इसको उठा के लाइए तो अपॉन में हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं m1/m2 इज इक्वल टू 2/7। यही आपका आंसर है, 2/7 आपका आंसर है। देखिए ये जो अपॉन है, जो अपना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है रेशियो। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इफ़ एक्स वाई इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ टचिंग दिस सर्कल एट पी देन प्रूव दैट ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई। देखिए बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा है, एक सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं और इस सर्कल की रेडियस दिया गया, मान लीजिए ओ दिया गया, ठीक है, रेडियस दिया हुआ। यहाँ से कोई एक लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक्स वाई लाइन, इसको टच करके जा रही है, मान लीजिए वाई हो गया और यहाँ पे कहीं एक्स है, ये एक्स वाई लाइन इस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, जहाँ टच करा उस पॉइंट को पी मान लेते हैं। अभी कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि यह जो ओ है, ओ पी है, वह परपेंडिकुलर एक्स वाई पर है, ओ पी जो है वह परपेंडिकुलर एक्स वाई पर है। तो कुछ करना नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए करना क्या है, हमको गिवन दैट कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, गिवन दैट एक्स वाई इज टेंजेंट एंड O is the center of a circle। ये चीज़ें हमको दिया गया है, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर XY, यही हमको प्रूफ करना है। आइए देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर XY, ये XY लाइन है, OP इस पर परपेंडिकुलर है, तो हमें करना क्या, हम जानते हैं एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, टेंजेंट जो होता है, आप थ्योरम पढ़िए फर्स्ट वाला इस चैप्टर का, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, बराबर। टेंजेंट जो होता है, जो टेंजेंट होता है रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए एंगल ई कर देते, सो एंगल OPX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं एंगल OPY इज़ 90 डिग्री। ये आपका थ्योरम है, बाई थ्योरम मैं लिख देता हूँ, थ्योरम आप पता कर लीजिएगा कौन से नंबर का थ्योरम है, बाई थ्योरम, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, हेंस इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OP परपेंडिकुलर टू XY। यही हमको प्रूफ करना था, कुछ ज़्यादा कुछ इसके अंदर करना नहीं था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है, टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O, इफ़ एंगल APB इक्वल टू 50 डिग्री देन फाइंड OAB। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सर्कल बन गया हमारा, ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे O है। अब कह रहा है कि बाहर कोई एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट है, यहाँ से अगर एक टेंजेंट हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, उससे हम A मान लेते हैं, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में, और ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। अगर हम
इसको मिला देते हैं ए बी को, उसके साथ इसको मिला देते हैं तो हो गया ओ ए बी। यही एंगल हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखिए कुछ तो दिया है क्या हमको दिया है? गिवन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है। और उसके बाद हमको दिया गया है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है एंगल ओ ए बी, मतलब हमको इस एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आप समझिए। देखिए ये जो लाइन होती है, जो टेंजेंट लाइन होती है ये, और ये जो टेंजेंट लाइन होती है, दोनों टेंजेंट लाइन क्या होती है? इक्वल होती है। किसी भी सर्कल को कोई दो टेंजेंट लाइन किसी बाहर के पॉइंट ए पे मिलती है तो ये दोनों टेंजेंट लाइन क्या होती है? आपस में इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, पहली बात। दूसरी बात क्या है? जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, यानी कि पी ए बी एंड पी बी ए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बताता हूँ। एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के आमने सामने की साइड क्या होती है? या ऐसा कह सकते हैं जो इक्वल साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में, तो उसके सामने के, उसके अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर इसकी साइड सेम है तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ऐसा भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए क्या करते हैं हम। देखिए अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये तो ऊपर ही लिखना चाहिए था, मैं फिर भी लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल पी ए बी, देखिए क्या होगा? एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है? यह एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है। इसका मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ मिल दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। आगे देखिए, ये दोनों सेम है तो एक ही को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एंगल पी ए बी, जहाँ पर पी बी ए है वहाँ पर भी हम पी ए बी लिख सकते हैं, और प्लस एंगल ए पी बी की वैल्यू कितनी है? 50 है, तो यहाँ 50 लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ हो जाएगा टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50, टू एंगल पी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा हमारा 130 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 130। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 65। मतलब एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 65। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, इतना। मतलब क्या, ये एंगल हमारा 65 मिल गया, लेकिन हमको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करती है। अगर इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर दे तो ये बच जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर ये पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दे तो ये वाला एंगल ए ओ बी जो हमको पूछ रहा है वो मिल जाएगा। करेंगे क्या हम? देखिए इसमें हम कुछ करते हैं। क्या करेंगे? देखिए हम जानते हैं कि वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एंगल पी ए ओ या ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होती है? ये होती है टेंजेंट एनी पॉइंट टू सर्कल फ्रॉम रेडियस इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है। ठीक है, इसलिए हो गया। अब देखिए हमको निकालना क्या? एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी माइनस एंगल बी ए पी बराबर। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ओ ए पी कितना है? ओ ए पी कितना है? ओ ए पी कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री है, माइनस 65 हो गया। सॉल्व करेंगे ओ ए बी इज इक्वल टू, बचेगा हमारा 25 डिग्री। यही हमको फाइंड करना था, हमने इसको फाइंड कर दिया। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है 46। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग
1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ। सीधी सी बात है कि एक रुपये का सिक्का है जो कि 3 बार उछाला जाता है, ठीक है ना। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। तो इसमें हमको फाइंड करना है लॉसेस द गेम, अदरवाइज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट धैर्य विल लॉस द गेम। लॉस गेम, कितना बार गेम वो लॉस कर रहा है उसको फाइंड करना है, जिसके अंदर आइदर ऑल 3 हेड्स और ऑल 3 टेल्स, या तो तीनों टेल्स और तीनों हेड को छोड़कर बाकी जो बचते हैं उसमें से हमको लॉसिंग फाइंड करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस हम निकाल लेते हैं। सैंपल स्पेस हो जाता है, सैंपल स्पेस में आप देखिए अगर सिक्का उछाला जाएगा तो हेड और टेल है। हेड आ सकता है, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो तीनों बार हेड आ सकते हैं, तीनों बार टेल आ सकते हैं, या हेड 2 बार टेल या टेल 2 बार हेड, इस तरह से आ सकते हैं। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। या तीनों सिक्कों के पहली बार तीनों सिक्के उछाले गए, तीनों हेड आ सकते हैं, ठीक है ना। या एक हेड टेल टेल STH, ठीक है, HHT बराबर। फिर क्या हो सकता है? STT, ये हो सकता है HHS, HST, STT। फिर हो सकता है STH बराबर, STH हो सकता है। या फिर THH हो सकता है, THH हो सकता है, TTH हो सकता है, TTT तीनों टाइम हो सकता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। और एक और हो सकता है हमारा, देखिए क्या बचता है इसके अंदर, ज़रा सर्च देख लीजिए आप। हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल, तीनों टेल 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 है। लास्ट में कहता है टेल टेल टेल। एक और हमारा आना चाहिए टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। हो गया। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है ना। अब हमको लिखना है आउटकम्स व्हेन ही डज नॉट, outcomes when he does not choose 3 heads or tails, 3 heads और tails। 3 जिसमें तीनों हेड हो या तीनों टेल हो उसको छोड़कर, तीनों टेल यहाँ पे है और तीनों हेड यहाँ है, इसको छोड़कर कुल कितने बचते हैं? कुल बचते हमारे HHT बचा, STT बचा, STH बचा, THH बचा, TTH बचा और THT बचा। टोटल कितने बचे हैं? टोटल हमारे 6 बचे हैं। अब हमको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। अब लॉस करेगा वो, लॉस किसके अंदर हो सकता है? लॉस जो है इन्हीं 6 के अंदर। तो टोटल कितने हैं? 6 ये लॉस होने वाले हैं। और टोटल कितने बार उस जो सिक्का को उछाला गया है ये सब आने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी टाइम्स है? 8 है। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। सेक्शन डी जो पेपर 2 का लास्ट पेपर बचा हुआ है, सेक्शन बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो में कोई थोड़ी सी कमी रह गई हो तो उसके लिए आप लोग अपनी सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। और तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।